जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 8 की ओल्ड एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान। इसमें हमारा चैप्टर है अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में एक कमी अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हों। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानून के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानून के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले करकों के साथ बढ़ती स्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावर लूम बिजली से चलने वाले करकों को कहते हैं। यह 4 से 6 करकों की छोटी इकाई है। इन करकों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियां बहुत खराब होती हैं। कानून बना देना ही काफी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी
काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनत पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एक विनिमय अधिनियम 1986 में संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब तक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल pencil.gov.in प्लेटफॉर्म पर फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ है। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के कार्यान्वयन पर मॉनिटरिंग के लिए है। भोपाल गैस त्रासदी 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक गैस रिसने लगी। यह बेहतर जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाले अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था कि जैसी आग में मैं सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगीं। अगली सुबह 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। सामूहिक अंतिम संस्कार जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। गैस से बुरी तरह प्रभावित एक बच्ची। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी में बहुत
पहले भी कारखानों में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी में जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले पर कोई बदलाव नहीं किया। गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। वे रसायन रिस रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को संज्ञा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि वहां के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरों चीजों पर भी खर्चे की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उसकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। पश्चिम वर्जीनिया, अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी या निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतनी भारी फर्क क्यों है, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतनी मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं।
मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खादानों और कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले हैं। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानून को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखाने की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक से ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान में जू तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के कारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों का मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो हम और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो, भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड का फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को
का यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमजोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के इस दबाव में निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माने जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। भोपाल यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों की सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया। फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को दूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से इन समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया जाना गया था। अब प्रदूषण को समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही थी कि ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा आज भी वैसा ही वैसा है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ नहीं आता कि इसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंता नहीं जता रहे। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकी और प्रतिक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार पर भी बच पाए जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण व अधिकार भी मिल जाएंगे। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के
वायु प्रदूषण का काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की एक ताज़ा रिपोर्ट ने कहा है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल को की बजाय डीजल से चलने वाले बसों कारों कारण पैदा हो रहे हैं। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से ही छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहां के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं, ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सकें और अपने देशों को साफ सुथरा रख सकें। दक्षिण एशियाई देश, खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक, एस्बेस्टॉस बनाने वाले और जस्ते व शीशे की संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। निष्कर्ष: चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी और ज़्यादा मुनाफे कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे में अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उसको उनकी सही ढंग से लागू ना किया जाए, तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, आम लोगों की भी दबाव डालकर निजी कंपनियों, सरकारों दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों, यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित परिस्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी खराब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। शब्द संकलन: उपभोक्ता: जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक: ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। उदाहरण के लिए किसान। निवेश: भविष्य में उत्पादन बढ़ाने सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा। मजदूरों की यूनियन: मजदूरों का संगठन। आमतौर पर मजदूर यूनियनें कारखाने और दफ्तरों में दिखाई देती हैं, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों को भी यूनियन हो सकती हैं, जैसे घरेलू नौकरी का यूनियन। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियन वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों और लाभों और कार्यस्थलों सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान: जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान के माध्यम से यह अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है।
जैसा कि आपने इस किताब में पढ़ा, आम नागरिकों ने इस अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 का विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल किया है। नागरिकों के इस प्रयासों से ही यह अधिकार और सार्थक व व्यापक हो गया है। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा कि किस तरह हाकिम शेख ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग साबित कर दिया। इसी तरह मुंबई के झुग्गी वासियों की कोशिशों से रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। इसी अध्याय में आपने यह भी पढ़ा कि किस तरह न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पानी एवं हवा के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया था। इसके अलावा शिक्षा और आवास के अधिकार को भी अदालतों ने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है। जीवन के अधिकार की यह विस्तृत व्याख्या आम नागरिकों के प्रयासों का नतीजा है। जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वे अदालत में जाकर न्याय मांगते हैं, जैसा कि आपने इस पुस्तक में कई जगह पढ़ा है। इन्हीं मौलिक अधिकारों ने नए कानून बनाने और खास तरह की नीतियों को लागू करने में मदद दी है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि हमारे संविधान में कुछ खास नियम हैं जो भारत के सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों तथा कानून के शासन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में इस बात की व्याख्या की गई है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा संविधान काफी लचीला भी है। इसी आधार पर संविधान द्वारा दिए गए प्रतिष्ठा और न्याय के विचार में नए सिरे से उभर कर आने वाले मुद्दों की सूची का भी समावेश किया जाना चाहिए। इस लचीलेपन के कारण संविधान के प्रावधानों की नई व्याख्याओं की जा सकती है। इस आधार पर संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जा सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार या आवास का अधिकार आदि ऐसे मुद्दे हैं जो 1949 में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किए गए संविधान में लिखित तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन भावना के स्तर पर वे निश्चित रूप से मौजूद थे। इसका मतलब यह था कि संविधान में ऐसे लोकतांत्रिक आदर्श उस समय भी मौजूद थे जिनके जरिए लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित कर सकते थे कि आम नागरिकों की जिंदगी में ये आदर्श हकीकत का रूप लें। जैसा कि इस पुस्तक के अध्यायों में चर्चा की गई, संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप देने के लिए काफी कुछ किया जा चुका है। दूसरी ओर इन्हीं अध्यायों में यह भी बताया गया है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देश के विभिन्न भागों में जनता द्वारा किए जा रहे विभिन्न संघर्ष बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि समाज के ज्यादातर लोगों की जिंदगी में समानता, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान जैसे सवाल अभी भी अधूरे हैं। जैसे कि कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि मीडिया भी इन संघर्षों पर अक्सर ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन आंदोलनों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में यह समझाने की चेष्टा की गई है कि संविधान में कौन से लोकतांत्रिक आदर्श दिए गए और उनसे लोगों के दैनिक जीवन पर किस तरह असर पड़ता है। इसके पीछे हमारा मकसद आपको एक ऐसे साधन मुहैया कराना है जिसके सहारे आप अपने आसपास की दुनिया को समझने बूझने का प्रयास कर सकें और संविधान द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए उसका हिस्सा ले सकें। थैंक यू।